महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने इस बात की आलोचना की है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे, जबकि राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। साथ ही शिवसेना ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में फडणवीस की आलोचना भी की गई है। अब इस पर बीजेपी द्वारा पलटवार किया गया है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इसका विस्तृत रूप से एमयूए गठबंधन को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ठाकरे गुट की ओर से आलोचना करते हुए कहा गया कि यह दुखद है कि फडणवीस सोचते हैं कि चुनाव समिति की बैठक राज्य में अराजकता से अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल फडणवीस भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में शामिल हुए थे। इसी बात पर भाजपा विधायक नितेश राणे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ठाकरे परिवार कल गुरुवार को दोपहर 1 बजे एक निजी विमान से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। किसी ने मुझसे बताया कि उनके साथ उनके कुक और कर्मचारी भी थे। क्या मराठा आरक्षण को लेकर उनकी यही चिंता है? राणे ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बात की परवाह नहीं कि जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ी है, तो फिर इसलिए देवेंद्र फडणवीस को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? वे पार्टी का काम कर रहे थे, उनकी तरह छुट्टियों का आनंद नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि मराठा समाज मनोज जरांगे पाटिल के साथ है। इस भूख हड़ताल से उनकी जान भी जा सकती थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उद्धव ठाकरे ने समय समय पर उनसे अपनी जान का ख्याल रखने की अपील की थी। ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि सर्वदलीय बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। जब सरकार का प्रतिनिधिमंडल चला गया तो उन्होंने एक बार फिर 2 जनवरी की समय सीमा दी और भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन पेच बना रहा और यही सच है। क्या इस भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीति कर रहा है? यह शोध का विषय है। ऐसा सरकार पर हमला ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने किया था। दरअसल जालना के अंतरवाली सराटी में 9 दिनों से चल रही मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल कल खत्म हो गई है। जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उनसे एक समझौते पर पहुंचे और इसमें वह सफल भी रहे। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, अतुल सावे, संदीपन बुमरे सहित सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल थे। लेकिन इसके साथ ही मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है और 24 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रणसंग्राम चल रहा है, तो वही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले समय में बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी वोटरों पर है। वे ओबीसी वोटरों को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों पर फोकस किया है। ओबीसी वोटरों को बीजेपी से जोड़ने के लिए नेताओं को विभिन्न स्तर पर प्रयास करने का निर्देश भी दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव जीतने और ओबीसी वोट बढ़ाने के लिए देश भर में ओबीसी वोटों पर लक्ष्य केंद्रित किया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से है, इसलिए वह ब्रांड एम्बेसडर होंगे और उसके लिए नरेंद्र मोदी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रसार प्रचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर देश भर के ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, एसपी सिंह बघेल, सांसद रमेश बिदोड़ी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, तेलंगाना सांसद लक्ष्मण समेत देश भर के बीजेपी ओबीसी नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस समय कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सारा ध्यान ओबीसी वोटरों पर केंद्रित कर दिया है। इसके अलावा इन नेताओं को ओबीसी मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने का आदेश दे दिया गया है। इसलिए आने वाले समय में बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आपको बता दें कि देश की राजनीति में एक बेहद अहम मुद्दा है जातिवार जनगणना। विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार सहित सभी प्रमुख दलों के नेता पिछले कुछ वर्षों से जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जातिवार जनगणना का मुद्दा इस चुनाव में भी चर्चा में रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने जातिवार जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प है और हम जातिवार जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि हम सभी से चर्चा करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। रेव पार्टी आयोजित करने पर एलवीश यादव पर मामला दर्ज किया गया था और हाल ही में उसने वर्षा बंगले पर जाकर सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इससे अब नया विवाद खड़ा हो गया है।
हालांकि इसके चलते विपक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे को आरोपियों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात को लेकर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। साथ ही विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि हम काम से जवाब देते हैं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, हम तो काम करते हैं। क्या विपक्ष के लिए कोई काम बचा है? विपक्ष के लिए अब सिर्फ रोज आरोप लगाना बस एक ही काम बचा है। आपको बता दें कि एलवीश यादव गणेशोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर मौजूद थे। उनके द्वारा की गई गणपति की आरती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस पर अब विपक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे पर आरोप लगाया है। पूरा मामला यह है कि बिग बॉस OTT विनर एलवीश यादव के घर में 5 जिंदा कोबरा और प्रतिबंधित जहर मिलने से वह मुसीबत में फंस गए हैं। उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गणेशोत्सव के दौरान वह मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले पर गया था। इसी को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री शिंदे पर आरोप लगा रहा है। दरअसल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, गणेश उत्सव के दौरान कई लोग वर्षा बंगले पर जाते हैं। सेलिब्रिटीज विभिन्न प्रकार के होते हैं। एलवीश ने उस वक्त रियलिटी शो बिग बॉस जीता था, वह एक सेलिब्रिटी थे और कई सेलिब्रिटी वहां जाते हैं। साथ ही जब एलवीश यादव वर्षा बंगले पर गया था उस समय उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। अब उस पर कितने आरोप है? अब अगर हम ऐसा हिसाब लगाने लगे तो राज्य में कई नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग शिवसेना UBT के गुट के नेता है वे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे फडणवीस ने विरोधियों की आलोचना की है। आपको बता दें कि शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, एलवीश यादव मुख्यमंत्री शिंदे के घर जाते हैं, उनके साथ उनके गुट का एक सांसद रहता है। इस व्यक्ति को वर्षा बंगले में किसने आमंत्रित किया? उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ऐसे शब्दों में आलोचना की कि उनका मुख्यमंत्री आवास से क्या संबंध है। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है, विपक्ष का काम है हर दिन आरोप लगाना, हम काम से जवाब दे रहे हैं, उनके द्वारा बंद पड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि आपने अपने अहंकार के कारण कई काम बंद किए थे। ऐसे कोई शासक नहीं होते क्योंकि अहंकार के भाव से कोई राज्य नहीं चला सकता। संजय राउत का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा, हर सुबह वे उठते हैं तो बस आरोप लगाने लगते हैं, बस यही काम वे करते हैं। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जोरदार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं और उनकी प्रचार सभाएं भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जोरदार सभा की। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल गरीबों को बांटने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं और सांप्रदायिक का जहर फैला रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी ने लोगों से संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोटालों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ का चावल घोटाला, 1300 करोड़ का प्लॉट घोटाला, 700 करोड़ का DMF घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। मोदी ने आगे कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर सभी घोटालों की गहनता से जांच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जनता का पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप घोटाले को लेकर भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना की कि कांग्रेस ने महादेव के नाम तक को नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर OBC प्रधानमंत्री और पूरे समुदाय को गाली देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे दुर्व्यवहार करने वालों से नहीं डरता। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों के हालात सुधरे और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्राथमिकता भ्रष्टाचार करना और अपना खजाना भरना है। आपको बता दें कि महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाला 5000 करोड़ का है। इस घोटाले की जांच ईडी कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटर द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता था। वही ईडी का ये भी आरोप है कि ये रकम 508 करोड़ रुपए तक है। इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर 5.39 करोड़ की रकम जब्त कर ली थी। साथ ही 15.59 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ईडी ने कहा कि महादेव ऐप घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाया जा रहा था। तो देखा आपने, मोदी ने अपनी रैली में विपक्ष की जमकर धुलाई करते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के नेता प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस राज्य में दो पार्टियों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आने का दावा कर रही है और दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तो फिर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कैसा है मध्य प्रदेश में सियासी माहौल,
इस बार किसकी बनेगी सरकार, आइए जानते हैं इस खबर में विस्तार से। इस संबंध में कई जनमत सर्वेक्षण कराए गए, लेकिन इस चुनाव को लेकर सी वोटर की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट सामने आई है। इस बात से जहां कांग्रेस में खुशी का माहौल है, वहीं बीजेपी को इस सर्वे से निराशा हो सकती है। आपको बता दें कि एबीपी और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां ताल ठोक रही है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि सरकार विरोधी लहर के कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 99 से 111 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 118 से 130 सीटें जीतकर राज्य में दोबारा सत्ता स्थापित कर सकती है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बीजेपी को हार मिल सकती है। चंबल विभाग की 34 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा को 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। बघेलखंड क्षेत्र में भी कांग्रेस आगे है। सर्वे के मुताबिक बघेलखंड क्षेत्र में कुल 56 सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस को 32 से 36 और बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। महाकौशल क्षेत्र में कुल 42 सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस को अधिकतम 22 से 26 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। तो वही भोपाल क्षेत्र में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। भोपाल क्षेत्र में कुल 25 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 18 से 22 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये तो सर्वे का अनुमान है, जिससे बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है या बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहती है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों के वोट चाहती है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सांसद इम्तियाज जलील ने घोषणा की है कि वह अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले एआईएमआईएम ने इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इम्तियाज ने दावा किया है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों और मतदाताओं की संख्या अन्य से अधिक होने के बावजूद वहां मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। 230 में से केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से एमआईएम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस संबंध में इम्तियाज जलील ने एक्स पर पोस्ट कर अपना पक्ष रखा है। मध्य प्रदेश में कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम समुदाय 30% है। फिर भी कांग्रेस पार्टी, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, उसने 230 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 2 जगहों पर मुस्लिमों को मैदान में उतारा है। इसलिए हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने का अपना फैसला बदल रहे हैं और अब हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ किए जा रहे अन्याय को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इम्तियाज जलील ने यह भी आलोचना की कि कांग्रेस केवल मुसलमानों के वोट चाहती है, लोकसभा या विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं। इससे पहले एमआईएम ने उन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था जहां पार्टी की कोई ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्षों तक मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तय कर लिया है कि वे मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने वहां इस समुदाय का प्रतिनिधित्व देने पर विचार करती नहीं दिख रही है। एमआईएम ने अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के साथ अन्याय है। कहा जा रहा है कि अगर एमआईएम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो देखा आपने, एक जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से आगे चलती दिख रही थी, अब वहां एआईएमआईएम ने मैदान में उतरने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन विराजमान होता है, कांग्रेस या बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।